चलिए सभी लोग एक साथ क्लास में आ जाइए, फिर अपनी क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आ जाओ जल्दी से। अरे आ जाओ सभी लोग, शाबाश, वेरी गुड। हाँ सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आ जाइए क्लास में, फिर अपनी एक क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ बहुत बढ़िया, आ गई मैम जी, हाँ आ गए हैं हम। आ जाओ आप लोग भी, सभी लोग। और देखो आज हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरे जितने भी वेस्टर्न आर्टिस्ट है ना, पूरे आज की क्लास में जितने भी बचे हुए हैं अब आज ही क्लास में पूरे कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो आज का जो प्लान है अपना क्या है, आज पूरे आर्टिस्ट को खत्म करना प्लान है। और अभी एक दिन बीच में मैराथन हुई थी ना, आदि हुई थी राजस्थानी कला तक, उसके आगे मुगल कला से पढ़ाना है ना आप लोगों को, तो मुगल कला से हम लोग वहां कल की क्लास में कल फिर से मैराथन लगा देते हैं, तो वहां से आगे की मैराथन जो है कल पढ़ा देंगे। ठीक है, अगर आज आपके पूरे ये चित्र खत्म हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अगर आज आपके, एक सेकेंड, अगर आज आपके पूरे वेस्टर्न आर्टिस्ट खत्म हो जाते हैं तो कल फिर से हम मैराथन लगा देंगे इसी टाइम 9 बजे से 12 बजे के बीच वाला, जैसे पिछली मैराथन हुई थी ना, जिसने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा जाके। ठीक है, उसमें आपका राजस्थानी कला तक हो गया था, है ना। मुगल कला से हमें स्टार्ट करना था, तो मुगल कला से जितने भी एमसीक्यूज, फिर उसके आगे के जितने भी चैप्टर्स हैं उनसे हम लोग पढ़ लेंगे कल। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, आ जाइए। तो पहला क्वेश्चन आपका, ये कहाँ पहुंच गए, अरे यार शुरू से लगा दिए पीडीएफ, एक सेकेंड। ये सब हो चुके थे ना, ये घनवाद वगैरह करवा दिए थे ना हमने, ये बताओ, ये घनवाद वगैरह करवा दिए थे कि नहीं करवाए थे हम लोगों ने। यहां से स्टार्ट करना था हमें शायद, है ना, कल हमने यहां से छोड़ा था आपको, बताइए, यहीं से करवाना है ना। जी मैम यहीं से करवाना है, चलो ठीक है। हाँ तो आज थोड़ा सा दनादन तरीके से चलेंगे, फटाफट से आपका पूरा ये चैप्टर फिनिश करेंगे। ठीक है, चलिए पहले नंबर पे आपसे पूछा जा रहा है, सभी लोग एक साथ करेंगे। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए हाँ तो शुरू करते हैं। पूछा गया है इसमें, क्वेश्चन है हेनरी मातिस कला आंदोलन से संबंधित है। कौन से कला आंदोलन से है इसका संबंध, तो ये है फॉविज्म से है। पूछा गया है मातिस किस कला आंदोलन का कलाकार था, बताओ, कुछ भी पूछ ले कैसे भी करके। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जंगलवाद से संबंधित है। मातिस किस कला आंदोलन के अग्रणी है, कुछ भी पूछ ले कैसे भी करके, ध्यान रखना भाववाद से है। हरी पट्टी किसका चित्र है, लगा दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। हरी पट्टी किसका चित्र है बताओ, चौथे नंबर पे, और ये है, ध्यान रखिएगा, हेनरी मातिस का है। जॉय ऑफ लाइफ नामक पेंटिंग किसकी है, जॉय ऑफ लाइफ नामक पेंटिंग किसकी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या है राइट आंसर। जॉय ऑफ लाइफ, ये है हेनरी मातिस का है। मातिस का डांस चित्र कौन से संग्रहालय में है, मातिस का डांस चित्र जो है ये किस संग्रहालय में है, ये है न्यूयॉर्क में है, म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में। बताना है वुमेन विद हेड, पूछा गया है वुमेन विद हेड
ये किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है बताइए। 7 नंबर क्या हो जाएगा राइट आंसर। सभी को एक साथ करना है। बहुत बढ़िया, आंसर है ऑप्शन ए, हेनरी माथिस का ही ये चित्र है। आगे, भाववाद का आरंभ होता है कब? भाववाद का आरंभ होता है कब? ऑप्शन ए 1904 ईस्वी में होता है। कठोर रंगों वाली जंगली शैली किस कलावाद को कहते हैं? कठोर रंगों वाली कला शैली किस कलावाद को कहते हैं? ये हम भाववाद को कहते हैं। किसको? भाववाद को कहते हैं। ठीक है, आगे, भाववाद आंदोलन के प्रणेता स्रोत कौन है बताइए। भाववाद आंदोलन के प्रेरणा स्रोत कौन है? 10 नंबर पे क्या होगा राइट आंसर? ये है गुस्ताव मोरू, ऑप्शन ए हो जाएगा गुस्ताव। आगे बढ़ते हैं 11वें नंबर पे। पूछा जा रहा है लाक्स कैल्मे एट बोट, बताओ लाक्स कैल्मे एट बोट जो है ये मतलब इसका मतलब है विलासिता, शांत और खुशी। ये किसकी पेंटिंग है बताइए। 11 नंबर पे ये है हेनरी माथिस की कृति है। ये भूखा शेर हिरन को पकड़ता हुआ, ये कैनवास पर तेल माध्यम में बना है। भूखा शेर हिरन को पकड़ता हुआ, ये सुरक्षित कहाँ है बताइए। कहाँ पर है? ये रखा गया है बनाया गया है हेनरी रूसो के द्वारा बनाया गया है। कौन उत्तर प्रभाववादी चित्रकार नहीं है? उत्तर प्रभाववादी चित्रकार कौन नहीं है इनमें से बताओ। तो ये कौन है? फाविज्म वाले माथिस। चलो आगे बढ़ते हैं। घनवाद के प्रवर्तक कौन थे बताइए। घनवाद के प्रवर्तक कौन थे? आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। क्या होगा इसका राइट आंसर? घनवाद के प्रवर्तक कौन है? फटाफट से करेंगे एक साथ। बहुत बढ़िया, ये है पिकासो एंड ब्रॉक हो जाएगा। घनवाद का जन्म होता है कब? घनवाद का जन्म होता है 1907 में। पाब्लो पिकासो का संबंध कौन से वाद से मिलता है? पाब्लो पिकासो का संबंध कौन से वाद से मिलता है? ऑप्शन सी घनवाद से मिलता है। कौन सा चित्र है जो एक रंगीय योजना में चित्रित किया गया है बताओ। ये किया गया है ग्वेर्निका, ऑप्शन सी नंबर। निम्न में कौन सी 20वीं शताब्दी का महान चित्रकार था? 20वीं शताब्दी का महान चित्रकार कौन सा था इसमें से? 5 नंबर पे ये है पिकासो। कौन है ये? पिकासो, ऑप्शन बी नंबर। कागज के टुकड़ों को कैनवास तथा अन्य किसी धरातल पर चिपकाने से क्या बनता है बताओ। 6 नंबर पे ये बनता है कोलाज। क्या बनता है? कोलाज, ऑप्शन बी। कोलाज का प्रयोग आधुनिक कला में कौन से आंदोलन से स्टार्ट होता है बताइए। ये होता है घनवाद से स्टार्ट होता है। सेजा तथा एमएल बर्नार्ड के मध्य हुए पत्र व्यवहार को कब प्रकाशित किया गया था जिसके आधार पर घनवादी सिद्धांतों की स्थापना होती है बताओ। 8 नंबर, और ये है 1907 में किया गया था। किसी घन की चित्रित ज्यामितीय आकृति को क्या कहते हैं? ये हम कहते हैं क्या कहते हैं इसको बताइए। किसी घन की चित्रित ज्यामितीय आकृति को क्या कहते हैं? ये हम कहते हैं प्रिज्मेटिक त्रितली कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिज्मेटिक त्रितली बोलते हैं। लेस डेमाइसेल्स द अविग्नॉन, ये जो है इसके चित्रकार कौन है बताइए। 10 नंबर पे कौन है ये? ये है पिकासो, ऑप्शन सी पिकासो है। आगे बात करेंगे पाब्लो पिकासो का जन्म कहाँ होता है? पाब्लो पिकासो का जन्म कहाँ होता है? 11 नंबर पे आओ। ये होता है स्पेन में। पाब्लो पिकासो का जन्म कहाँ? स्पेन में होता है। कलाकार पाब्लो पिकासो कौन सी शैली के लिए प्रख्यात है बताओ। 12 नंबर पे क्या होगा राइट आंसर? और ये है अमूर्तन शैली को प्रख्यात है। पिकासो का जन्म होता कब है बताओ। पिकासो का जन्म कब होता है? 13 नंबर पे ये होता है 1881 में इनका जन्म होता है पिकासो का। आगे अपने पिंक पीरियड के लिए कौन प्रसिद्ध है बताओ। पिंक पीरियड, ब्लू पीरियड कौन है? ये है पिकासो है।
सर्वाधिक प्रसिद्ध शांति किसके द्वारा बनाया गया है? प्रसिद्ध चित्र है शांति, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने बनाया है इसको? ये भी पिकासो के द्वारा बनाया गया है। पिकासो की मृत्यु कौन सी शताब्दी में होती है? ये होती है 20वीं शताब्दी में होती है। जॉर्ज ब्रॉक किस कला आंदोलन से संबंधित है? जॉर्ज ब्रॉक किस कला आंदोलन से संबंधित है? ऑप्शन डी, घनवाद से संबंधित है। नीली और गुलाबी अवधि किसकी कही जाती है? बताइए किसकी? पाब्लो पिकासो की। पिकासो ने आधुनिक कला की प्रेरणा किससे ली थी? बताओ किससे? अफ्रीकी चित्रों से ली थी। तीन संगीतज्ञ किसकी पेंटिंग है? लगा दो मोस्ट इंपॉर्टेंट। तीन संगीतज्ञ किसकी है 20 नंबर पे? ये है पिकासो की है। किसकी? पिकासो की है। आगे, घनवाद में कितने आयाम होते हैं? बताओ। 3 होते हैं। कितने? 3 होते हैं। पिकासो किसके समय में पैदा हुआ था? 22 नंबर। ऑप्शन सी, घन चित्रण शैली या क्यूबिज्म कह दीजिए। बेंत की कुर्सी पर वस्तु समूह घनवाद की किसकी कृति, किसकी प्रथम कृति है? बताइए। बेंत की कुर्सी किसकी है ये कृति? पिकासो की है। किसकी? पिकासो की है। घन में एक दर्शक को कितने तल दिखाई पड़ते हैं? बहुत सिंपल क्वेश्चन है और हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ये। कितने दिखते हैं? 3 तल दिखते हैं। कौन से 2 कलाकार हैं जिन्होंने ज्यामितीय चलन, चमकदार रंगों तथा टेक्निक का समावेश अपने चित्रों में किया? बताओ। 25 नंबर पे आ जाओ एकदम स्पीड में। शाबाश। ऑप्शन बी, पिकासो और ब्रॉक। परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से हमें घन के कितने पक्ष दिखाई देते हैं? बताओ। 26 नंबर पे कितने दिखते हैं? 3 दिखते हैं। बताओ। एविग्नॉन सुंदरियां चित्र किसने चित्रित किया? 27 नंबर। ये किया है किसने? पिकासो ने किया है। मुर्गा किस कलाकार की मूर्ति है? मुर्गा किस कलाकार की मूर्ति है? 28 नंबर पे। ऑप्शन डी, पिकासो की मूर्ति है। पिकासो का विश्वविख्यात चित्र है ग्वेर्निका, ये किस शैली का मिलता है? बताओ। 29 नंबर पे। ये अति यथार्थवादी, घनवादी, अभिव्यंजनावादी, ये तीनों ही शैलियों का मिलता है। प्रसिद्ध चित्र है ग्वेर्निका, इसको चित्रित किसने किया है? बताओ। ग्वेर्निका को बनाया किसने है? ध्यान देना, पिकासो के द्वारा ही बनाया गया है। प्रख्यात चित्र है ग्वेर्निका किस माध्यम में बनाया गया है? बताओ। सारे क्वेश्चन एक से बढ़ के एक हैं और एग्जाम हॉल में ये क्वेश्चन ना मिले आपको, ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि ये इतने पुख्ता क्वेश्चन करवाए दे रहे हैं ना कि यहीं से क्वेश्चन हूबहू मिल जाएंगे आपको, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। कैनवास पर तेल माध्यम, क्योंकि हम कोई कोना छोड़ ही नहीं रहे हैं एग्जाम के लिए कि कहीं से भी कोई पूछ ले क्वेश्चन। मैं शैली विहीन चित्रकार हूँ, ये किसने कहा है? 32 नंबर पे। मैं शैली विहीन कलाकार हूँ, ये कोटेशन किसने कहा है? अरे यार, ये क्या हो गया है इसको? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? चलिए, पता नहीं टेबलेट की वो खुल गई है टॉर्च, और अब वो पता नहीं क्या हो गया है, खुल ही नहीं रहा है टॉर्च, बस खुली है। चलिए 32 नंबर पे ऑप्शन ए हो जाएगा पिकासो। पिकासो की प्रसिद्ध पेंटिंग है ग्वेर्निका, ये कहाँ सुरक्षित है ये बताइए। मांग में कितने घंटे की क्लास रहती है? पता नहीं कहाँ की लैंग्वेज बोला करते हैं, समझ में ही नहीं आता। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 33 नंबर पे ये हो जाएगा स्पेन में। आगे बताना है रेमंड दूशा की विलो की हॉर्स शीर्षक जो मूर्ति है वो किससे बनी हुई है, ये बताइए। 34 नंबर। किससे बनी है बताओ 34 नंबर पे। अभी तो काफी क्वेश्चन बचे हुए हैं, हमें लगता है आज नहीं हो पाएंगे। आज नहीं हो पाएंगे, क्वेश्चंस बहुत हैं, अभी कल ही हो पाएंगे।
कल हो जाएंगे, आज काफी हद तक पूरे कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है, फिर कल आपके कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए बताइए किस में बनी है, बिल्कुल सही है, ये कांसे में बनी है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। घनवाद कितने प्रकार का होता है, बताइए घनवाद कितने प्रकार का होता है, ये 2 प्रकार का होता है। आगे, फ्रेंच घनवादी मूर्तिकार हैं रेमंड दूशा की विलों की जो 1914 में बनाई गई हॉर्स है, ये मूर्ति कांस में बनी है, वर्तमान में कहाँ रखी गई है ये बताइए, 36 नंबर पे कहाँ रखी गई है बताइए। ये रखी गई है यूएसए में, कहाँ, यूएसए में इसको रखा गया है। आगे, घनवाद से प्रेरणा लेकर निजी विशेषता वाले कलाकार का नाम बताइए, 37 नंबर क्या होने वाला है राइट आंसर, बहुत बढ़िया, ये है राम कुमार। कौन है, ऑप्शन डी राम कुमार है। आगे बढ़ेंगे, पूछा गया है आपसे घन में कितनी सतह होती हैं, 38 नंबर पे घन में कितनी सतह होती हैं, तो ध्यान रखना 6 होती हैं, 3 दिखती हैं। इनमें से घनवादी कलाकार कौन नहीं है बताओ, ब्रॉक है, पिकासो है, फर्नांड लेर्जे है, लेकिन जेम्स आंसर नहीं है, ठीक है। आगे बताना है निर्वस्त्र स्त्री जो है ये किस घनवादी का चित्र है, निर्वस्त्र स्त्री किस घनवादी चित्र का चित्र है, याद रखना ये ब्रॉक के द्वारा बनाया गया चित्र है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर, 41 नंबर, घनवाद आंदोलन समाप्त हो जाता है, घनवाद आंदोलन कब समाप्त हो जाता है, ये 1925 ईस्वी में समाप्त हो जाता है। घनवाद का अंतिम चित्र कौन सा मिलता है बताइए, 42 नंबर पे घनवाद का अंतिम चित्र कौन सा मिलता है, ये है 3 नर्तक। कौन है ये, 3 नर्तक है। द स्टूडियो का कलाकार कौन था, द स्टूडियो का कलाकार कौन था, कौन है ये, पिकासो है, ठीक है, ऑप्शन बी पिकासो है। घनवादी कला आकृतियों को किस रूप में देखते हैं बताओ, ये घन और शंकु के रूप में देखते हैं। कोलाज का आविष्कारक कौन था, 45 नंबर पे कोलाज का आविष्कारक कौन था, ये ब्रॉक है। कौन है, ब्रॉक। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर, 46 नंबर पे पूछा गया है प्रख्यात चित्रकार है पाब्लो पिकासो, इसकी 1929 ईस्वी में बनी वह पेंटिंग जिसे एक व्यक्ति ने रंग उड़ेलकर नष्ट कर दिया था, बताइए क्या होगा, किसने कर दिया था, ये है आर्मेचर है। कौन है ये, आर्मेचर है जिन्होंने नष्ट कर दिया था। पूछा गया है बुल फाइट सीरीज में पिकासो ने निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया है, बताइए पिकासो ने किसका प्रयोग किया है, पिकासो की पेंटिंग है ये आर्मेचर वाली, ठीक है, ध्यान रखना। 47 नंबर पे बुल फाइट पूछा गया है सीरीज में पिकासो ने किसका प्रयोग किया, इन्होंने ऑफसेट लिथोग्राफी का प्रयोग किया। अपने जीवन के ब्लू पीरियड के लिए पिकासो ने कौन सी अवधि तय की थी, ब्लू पीरियड का समय पूछा गया है कुल मिला के, और ये है आपका 1901 से 1904 का समय है। पाब्लो पिकासो की पेंटिंग है 3 म्यूजिशियन, क्या है, 3 म्यूजिशियन, ये कहाँ सुरक्षित है बताइए, 49 नंबर कहाँ है ये, न्यूयॉर्क में है, कहाँ, न्यूयॉर्क में है। पोर्ट्रेट ऑफ चैम साउटीन, पोर्ट्रेट ऑफ चैम साउटीन के चित्रकार कौन है, 50 नंबर पे आएंगे आप लोग एक साथ, और ये है मोदिग्लियानी, ऑप्शन डी मोदिग्लियानी इसका सही हो जाएगा। वर्ष 1917 ईस्वी में निर्मित है रिक्लाइनिंग न्यूड पेंटिंग किसकी है, रिक्लाइनिंग न्यूड पेंटिंग किसकी है बताइए, 51 नंबर आंसर हो जाएगा मोदिग्लियानी है। देखो पढ़ते जाओ, आपको लगेगा कि हाँ हम भूल रहे हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में जैसे ही ऑप्शन देखोगे ना याद आ जाएगा कि अरे ये तो यही था, ठीक है। द थ्री डांसर पूछा गया है, द थ्री डांसर किसकी पेंटिंग है, 52 नंबर पे बताइए, ये है पाब्लो पिकासो की पेंटिंग है, ऑप्शन सी नंबर। पिकासो की कौन सी पेंटिंग है जो भारतीय डाक टिकट पर छपती है, भारतीय डाक टिकट पर छपती है, 53 नंबर पे, और ये है 3 संगीतज्ञ जो पेपर पे छपती है। आगे पूछा जा रहा है अभिव्यंजनावाद का आरंभ जो है कौन से देश में होता है बताइए, हाँ मोदिग्लियानी देख के याद आ जाएगा चलिए इसको बताइए क्या है इसका राइट आंसर, फटाफट से करते हैं आज,
शाबाश। आज हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, जर्मनी इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे, अभिव्यंजनावाद किस देश के कलाकारों के द्वारा स्टार्ट होता है? बताओ किसके द्वारा? जर्मनी। अभिव्यंजनावाद का मुख्य कलाकार कौन है? बताओ, ये सब पढ़े हुए क्वेश्चन है आप लोगों के, इसमें कोई बहुत बड़ा सॉल्व नहीं करना है कि साइन थीटा कॉस थीटा करना है, सीधे फटाफट से आंसर लगाते जाओ। ऑप्शन बी मुंक हो जाएगा। एमिल नॉल्डे किस आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित है? बताओ किससे संबंधित है? जर्मन अभिव्यंजनावाद से इसका संबंध मिलता है। द स्क्रीम चित्र किसने चित्रित किया है? बताओ द स्क्रीम चित्र किसने चित्रित किया है? एडवर्ड मुंक के द्वारा चित्रित किया गया है। ब्लू राइडर जो चित्र है वो किस कलाकार का है? ब्लू राइडर चित्र किस कलाकार का है? 6 नंबर पे आइए, क्या होगा इसका राइट आंसर? ये है कैंडेंस्की का है। किसका है ये? कैंडेंस्की का है। पॉल क्ली का जन्म वर्ष बताओ। पॉल क्ली का जन्म वर्ष कौन सा है? फटाफट से बताइए। और सच में तैयारी आप लोगों की बहुत गजब की है, आंसर बहुत अच्छा आता है आप लोगों का, शाबाश। 1879 का है। फ्रीडा कोहलो किस देश से संबंधित कलाकार थी? ये है मैक्सिकन। कौन है ये? मैक्सिकन है। पॉल क्ली की कला की तुलना किस आधुनिक भारतीय कलाकार से की जाती है? पॉल क्ली, बताओ, चैन कुली की मैन कुली किससे संबंधित है? याद रखना, रविन्द्रनाथ टैगोर से इसकी तुलना की जाती है। भारत की फ्रीडा कोहलो किसको कहते हैं? भारत की फ्रीडा कोहलो किसको कहते हैं? बिल्कुल, ये है आपका अमृता शेरगिल को बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे। मैक्सिको की सर्वाधिक चर्चित महिला, मैक्सिको लिख गया है तो अब समझ में आ जाना चाहिए किसकी बात हो रही है, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। किसकी बात हो रही है? पढ़ने की जरूरत है क्योंकि वो उसका नाम नहीं है ये। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, जूली तैमूर है इसका। ठीक है, मैक्सिको की सर्वाधिक चर्चित महिला फ्रीडा कोहलो के जीवन पर आधारित फिल्म पूछी गई है। दूसरी चीज यहाँ पर पूछा गया, किस अमेरिकी नाट्य ओपेरा निर्देशक ने एक फिल्म बनाई थी? ये बनाई थी जूली तैमूर ने। किसके जीवन पर? फ्रीडा कोहलो के जीवन पर। आगे, ब्लू राइडर ग्रुप किसने चित्रित किया है? बताओ 12वें नंबर पे किसने चित्रित किया है? ब्लू राइडर ग्रुप ये बनाया है फ्रेंच मार्क के द्वारा। ऑप्शन बी नंबर। किसे आधुनिक पोस्टर का पिता कहा जाता है? पोस्टर पिता कहते हैं किसको? बताइए। ये हम कहते हैं चुल्स चर्ट को। किसको? चुल्स चर्ट को आधुनिक पोस्टर का पिता कहते हैं। मैक्सिको के विश्व प्रसिद्ध म्यूरल आर्टिस्ट जिससे फ्रीडा कोहलो काफी प्रभावित थी, कौन है? और ये है डिएगो रिवेरा। कौन है? डिएगो रिवेरा है ये। ब्लू राइडर समूह के किस अग्रणी सदस्य ने लेडी इन द ग्रीन जैकेट को चित्रित किया है? बताइए। ग्रीन जैकेट को चित्रित किया है 15 नंबर पे, और ये किया है अगस्त मैके। किसने? अगस्त मैके। 1905 में अर्नस्ट लुविंग किर्चनर के नेतृत्व में 4 जर्मन कलाकारों फिट्जब्लेल, एरिच हैकल, अर्नस्ट लुडविग किरल और है कार्ल सिमट रोटलफ, इनका एक समूह था। इन्होंने ड्रेसडेन शहर में किसी का गठन किया था। किसका किया था? ये किया था डाई ब्रोक का। किसका? डाई ब्रोक का इन्होंने गठन किया हुआ था। आगे जाने क्या करते थे ये लोग। चलो, समकालीन कला आंदोलन का एक आधुनिक रूप जो विचार को प्राथमिकता देता है, दृश्य माध्यमों द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो स्वयं विचार के लिए माध्यमिक है। बताइए कौन सा आंदोलन? यह है संकल्पनात्मक कला की बात हो रही है। किसकी? संकल्पनात्मक कला की बात हो रही है। जर्मन अभिव्यक्तिवादी स्कूल की जड़ें और उनकी कृतियों से रखी गई हैं, जिन्होंने 1885 से 1900 की अवधि में एक बेहद व्यक्तिगत चित्रकला शैली विकसित की थी। बताइए। बिल्कुल सही है, पागल बना डाला है आज हम लोगों को इन लोगों ने। 18 नंबर पे आइए। ये है विंसेंट वैन गॉग, एडवर्ड मुंक। ये अपने भारत वालों को समझना चाहिए कि क्या हम उनको पढ़ें। लेकिन अब ये है ना कि जब वेस्टर्न कपड़े पहन रहे हैं तो भैया वेस्टर्न पढ़ाई भी पढ़नी पड़ेगी। चलिए 19 नंबर पे आइए, क्या है सही? किस सिद्धांत में अभिव्यंजनावाद के अभ्युदय को आलंब प्रदान किया गया है? बताइए क्या होगा राइट आंसर? ये है आपका स्वच्छंदतावाद है। कौन सा वाद है ये? स्वच्छंदतावाद है। एडवर्ड मुंक ने 4 संस्करणों में किस प्रसिद्ध चित्रकला को चित्रित किया है?
बताओ 20 नंबर। कुछ क्वेश्चन है बीच में टफ मिल जाते हैं, बाकी पढ़े हुए हैं आपके। द स्क्रीम है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अभिव्यंजनावादी कला की विशिष्ट विशेषता क्या मिलती है, बताइए। टीजीटी में भी पूछेगा, कम से कम 7-8 क्वेश्चन आपके आएंगे टीजीटी में। बिल्कुल सही है। 21 नंबर पे ये है आपका सभी। कला जो वास्तविकता के बजाय भावना व्यक्त करती है, विकृत और अतिरंजित विषय, ज्वलंत और चौंकाने वाले रंग, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। द ब्लू राइडर समूह के संस्थापक सदस्य में से एक का नाम बताइए, क्या होगा राइट आंसर। अपनी डिग्री खत्म कर दिए, इन लोगों को सिलेबस से बाहर नहीं कर पा रहे हैं। सही बात है, जो यहाँ पे डिग्री चल रही थी पहले से उसको ही हटा दिया है और बाहर वालों को अंदर कर लिया है। चलिए ऑप्शन सी होगा, फ्रेंच मार्क इसका सही हो जाएगा। अब कुछ भी कह लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। चलिए 23 नंबर पे क्या होगा, फेथ ऑफ द एनिमल्स, बताइए चित्र के चित्रकार कौन है। फेथ ऑफ द एनिमल्स के चित्रकार कौन है 23 नंबर पे, ये है फ्रेंच मार्क, ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा। द टावर ऑफ ब्लू हॉर्सेज तेल चित्र, ये किस चित्रकार का है बताइए। द टावर ऑफ ब्लू हॉर्सेज तेल चित्र किस चित्रकार का है 24 नंबर पे। अभी देखना सिलेबस में भी थोड़ी बहुत गड़बड़ी करेंगे ये लोग, अभी तो क्वालिफिकेशंस चेंज हुई हैं, अभी सिलेबस भी गड़बड़ करेंगे। देखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, फ्रांज मार्क इसका सही हो जाएगा। आगे हमें लगता है मैथ ना डालने साथ में, थोड़ी बहुत जो रीजनिंग वाला जो रहता है ना, थोड़ी बहुत नॉर्मल वाली, वो मैथ डाल सकते हैं। बताना है जर्मन पत्रिका है द स्टॉर्म, इसमें किस ऑस्ट्रियन कलाकार ने अभिव्यक्तावादी कला प्रदर्शित की है, क्योंकि जीके जीएस तो पक्का है। हाँ निगेटिव मार्किंग, बिल्कुल निगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अब चेंजिंग होंगी। अभी 25 पे आइए। हाँ 25 पे आइए, ऑप्शन डी होगा ऑस्कर कोकोश का, ठीक है ऑप्शन डी हो जाएगा। दिया है किस कलाकार ने द लॉर्ड रेड हॉर्सेज इसको चित्रित किया था और ब्लू राइडर समूह का संस्थापक सदस्य भी था। 26 नंबर किसने किया था, फ्रेंच मार्क ने ही किया था। लीजिए, अभिव्यक्तिवाद की विशेषता को दुनिया के सामने पेश करना है। हाँ बिल्कुल, कुछ भी डाल सकते हैं इसमें। 27 नंबर पे आइए, ये है बी नंबर, भावनात्मक प्रभाव के लिए व्यक्ति पूरक दुनिया को कल्पना में बदलना, इसका सही हो जाएगा। हाँ पहले आप लोग सिलेक्ट हो जाइए, फिर चेंज करने दीजिए इनको, क्या करना है। अपन को 14-15 मई से मतलब है ना, इसमें सिलेक्शन ले लीजिए बस, बाद में चाहे उर्दू घुसेड़ दें बीच में, कोई मतलब नहीं। बताइए द स्क्रीम शीर्षक वाली प्रसिद्ध अभिव्यक्तिवादी चित्रकला इसमें से एक को किया जाता है, सॉरी किसके द्वारा चित्रित किया गया है ये बताइए। 28 नंबर पे द स्क्रीम किसका है, एडवर्ड मुंक का है। 29 नंबर अभिव्यक्तिवादी कला आंदोलन कब प्रारंभ होता है, बताओ 29 नंबर पे क्या होगा। चलिए ये है 1900 की शुरुआत में होता है, ऑप्शन डी नंबर। अभिव्यक्तिवादी कलाकारों ने भौतिक वास्तविकता के बजाय किसके अर्थ की मांग की थी, बताइए। 30 नंबर पे आइए, ये है आपका भावनात्मक अनुभव की इन्होंने मांग की थी, ऑप्शन सी नंबर। सबसे प्रसिद्ध जर्मन है अभिव्यक्तिवादी कौन है, अभिव्यक्तिवादी कौन है ये प्रसिद्ध जर्मन अभिव्यक्तिवादी। 31 नंबर पे, बहुत बढ़िया, ये है मैक्स बैकमैन, ऑटो डिक्स, लियोनेल फिनिंगर, जॉर्ज ग्रॉस, ये सब कौन है, ये सब अभिव्यक्तिवादी हैं, नाम पूछा जा सकता है। नीचे दिए गए उत्तर में से सबसे प्रसिद्ध जर्मन अभिव्यक्तिवादियों में से एक की पहचान करिए। 32 नंबर पे कौन है जर्मन अभिव्यक्तिवादी। न्यू सिलेबस अभी पता नहीं है, लेकिन क्या हो सकता है वो डिस्कशन हो रहा था, अभी कुछ भी हो सकता है उसमें। हो सकता है मैथ रीजनिंग के जो जनरल क्वेश्चन होते हैं ना वो डाल सकते हैं उसमें, और जीके जीएस तो जुड़ना तय है लगभग, है ना। ऑप्शन बी होगा मैक्स बैकमैन हो जाएगा। उस देश को पहचानिए जहां से अभिव्यक्तिवाद एक कलात्मक आंदोलन के रूप में उद्गमित हुआ, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए क्या होगा सही। चलिए बहुत बढ़िया,
हाँ, आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन डी जर्मनी इसका सही हो जाएगा। इसको हटा दो, ये नहीं है इंपॉर्टेंट। द स्क्रीम के चित्रकार कौन है बताइए 35 नंबर पे। ये है एडवर्ड मुंक है। आगे बताना है डेथ बेड। डेथ बेड, कैनवास पर तेल, ये चित्र किसका है बताइए 36 नंबर पे क्या होगा राइट आंसर। इन्होंने पता है हर चीज की क्वालिफिकेशन में चेंजिंग की है। अभी तो ये टीजीटी पीजीटी और ये मतलब चेंजिंग हुई है। अभी देखना पीआरटी 6 to 8 इनमें भी चेंजिंग होगी। इसमें भी हो सकता है क्वालिफिकेशन में चेंजिंग उसमें करें, या सिलेबस में भी चेंजिंग होनी है। जो ये सीडीपी वगैरह पढ़ते हैं ना आप लोग, सुपर टेट वगैरह के लिए, वो भी हम सुन रहे हैं कि उसको भी हटाने की कोशिश की जा रही है। ऑप्शन सी एडवर्ड मुंक हो जाएगा। बताना है द फैट के या फैट कॉर्नर, ये किसकी कृति है बताओ 37 नंबर पे। परिवर्तन बताइए 37 नंबर पे क्या होगा। ऑप्शन बी होगा जोसेफ बॉयल। आगे बढ़ेंगे। मैम पीजीटी के पेपर तक ही चलाना क्लास प्लीज। हाँ हाँ चलाएंगे, पीजीटी तक चलेगी क्लास। ट्विटरिंग मशीन शीर्षक चित्र किसका है बताइए क्या होगा। बिल्कुल 38 नंबर पे क्या होगा राइट आंसर। ऑप्शन ए पॉल के लिए इसका सही हो जाएगा। संजय जी अच्छे दिन आने वाले हैं, ठीक है, पहले हम लोगों के अच्छे दिन थे, ठीक है, सबका टाइम आता है। 39 पे ये क्या है सही आंसर। क्या होगा इसका सही आंसर 39 नंबर पे। ऑप्शन ए हो जाएगा 3 मई। ऑप्शन ए हो जाएगा। बहौस स्कूल स्थित था कहां पर ये बताइए। 40 नंबर पे बहौस स्कूल स्थित था कहां, तो ये था जर्मनी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये याद रखना। बिल्कुल सही है परिवर्तन। बहुत देख लिया परिवर्तन, अब हम करेंगे परिवर्तन, ठीक है। तो परिवर्तन हो चुका है सिलेबस में अब अपने आप में परिवर्तन थोड़ा सा कर लीजिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट चैप्टर, फिर से स्टार्ट हो जाता है। पूछा गया है एनिमिक सिनेमा शीर्षक से फिल्म किस दादावादी कलाकार के द्वारा बनाई गई है बताइए क्या होगा। हाँ 3 मई गोया का है बिल्कुल, शाबाश। पहले पे क्या होगा बताइए, बहुत बढ़िया। आंसर क्या है ऑप्शन बी मार्शल दुनशा का है। दिया है फ्रांसिस पिकाबिया किस कला आंदोलन से संबंधित था बताइए। चलिए क्या होगा बताइए क्या है दूसरे नंबर पे। ऑप्शन बी दादावाद इसका सही होगा। जैसे टेक्निकल आर्ट वालों को बिल्कुल से निचोड़ के फेंक दिया गया है ना, वैसे ही अब परिवर्तन लाना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा सभी लोग, एग्जाम में सिलेक्शन लेके इस बार बिल्कुल से परिवर्तन ला दीजिए कि हमें जरूरत ही नहीं है अगले बार की, इसी में हो जाएगा हमारा। ऑप्शन ए होगा मार्शल दुनशा, ठीक है। आगे निम्न में कौन दादावादी चित्रकार है बताइए 4 नंबर पे क्या होगा राइट आंसर बताइए। हाँ याद रखना, भूलना नहीं अपनी बेइज्जती को, इसी बार सिलेक्शन लेना है, ठीक है। हाँ ऑप्शन डी होगा, ये है मैक्स अर्नस्ट बताइए दादावाद के जनक कौन है। 5 नंबर पे आइए क्या है राइट आंसर बहुत बढ़िया। ऑप्शन ए मार्शल दुनशा और पिकाबिया इसका सही हो जाएगा। घूमती कांच की तस्तरियां किसने चित्रित किया है बताइए 6 नंबर पे। मार्शल दुनशा इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे मार्शल दुनशा का जन्म कब होता है बताओ, कहां होता है ये पूछा गया है 7 नंबर पे। ऑप्शन ए पेरिस में होता है मार्शल दुनशा का, पेरिस में। किसने एक चौखट में बंदर का खिलौना रखकर उसे शीर्षक दिया सेजा का पोर्ट्रेट बताइए क्या होगा राइट आंसर। सभी को एक साथ करना है। 8 नंबर पे आइए बताइए क्या है 8 नंबर पे। ऑप्शन सी पिकाबिया। अभी आप एक सीट पे 100 लोगों को फाइट करेंगे, लेकिन कुछ समय ऐसा आएगा कि आप लोग 100 होंगे और एक सीट पर कोई बैठा होगा, ठीक है। तो ये आपको करना है बहुत अच्छे से काम। चलिए 9 नंबर पे आ जाइए। ब्रह्मचारियों से निर्वस्त की गई वधु बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बताइए क्या होगा।
9 नंबर पे क्या होगा राइट आंसर? बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, मार्शल दुनशाह इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। काफी की चक्की तथा घूमते हुए शिल्प को किसने बनाया है? काफी की चक्की किसने बनाया है घूमते हुए शिल्प को, बताइए। ये बनाया है मार्शल दुनशाह के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप लोग। उस कलाकार का नाम दे जिसे वैचारिक कला के तथाकथित पिता के रूप में जाना जाता है, बताइए। 11 नंबर पे क्या होगा? ऑप्शन ए मार्शल दुनशाह इसका सही हो जाएगा। पसंदीदा टेक्निकों के रूप में कॉलेज और फोटो मॉन्टेज के साथ कौन से प्रसिद्ध आंदोलन का उद्भव हुआ था? ऑप्शन सी दादावाद। इनको सीट बढ़ानी चाहिए, सही बात है, सीट बढ़ानी चाहिए, क्योंकि एक तो 3 साल हो गए, 3 साल हो गए कोई भर्ती नहीं दी है ना, तो सीट बढ़नी चाहिए, लेकिन पता नहीं क्या करते हैं ये लोग। अब एक काम करते हैं, यहां से हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है, और कल आपका जो चैप्टर है वो निपट जाएगा। चलिए, अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं। 50 ये हो गए, 50, अरे 50, 15, 46, 34, बस इतने क्वेश्चन बचे हैं। जोड़ो इनको, कितने हुए? 6 4 10 5 15, 6 4 10 11 12 13 14, 145 क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है। चलिए 10 20 क्वेश्चन और करवा दें आपको, 20 और करवा दें। हाँ परसों ही करवाएंगे, अब जब ये खत्म हो जाएगा ना तभी करवाएंगे। चलिए कल ही करवाते हैं इकट्ठा 145 क्वेश्चन, फटाफट से हो जाएंगे कल, ठीक है। फ्राइड से हमें स्टार्ट करना है, रुक जाइए क्वेश्चन लगा दें, नहीं तो भूल जाएंगे कल फिर। हाँ, तो हम लोगों को कल 145 क्वेश्चन बाकी हैं, तो ये कल करवा के फिर परसों मैराथन लगा देंगे, ठीक है। तो परसों के लिए आप लोग रेडी रहिएगा, सीधे कल करवा देंगे। 145 क्वेश्चन है, फटाफट से हो जाएंगे, ठीक है। तो परसों के लिए जो मैराथन है वो हम लगा देते हैं। आज क्या है? शनिवार है, आज सैटरडे है, कल संडे है। सुनो 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 भाइयों सुनो, कल संडे है। संडे की जो मैराथन, संडे को जो हमें टेस्ट लेना था वो कितने बजे लेना था? किसी को पता है कितने बजे का हमने टेस्ट रखा है आपको? कल संडे है ना, कल हमने टेस्ट कितने बजे रखा है? रुकिए, कल हमने टेस्ट रखा था भाई, 9 बजे रखा है हमने कल टेस्ट, ये वाला। एक काम करते हैं, इस टेस्ट को शाम को ले लेंगे 7 बजे, ठीक है। इस टेस्ट का टाइम हम शाम को 7 बजे कर देंगे। कल आपके ये कलाकार जो बचे हैं उनको खत्म कर देंगे, ठीक है। ये जो 9 बजे का टाइम हमने रखा है ना, इसको हम लोग चेंज करते हैं। जो मतलब टेस्ट था वो हम शाम को 7 बजे कर लेंगे। जो 7 बजे क्लास होती है ना, उसी टाइम पर हम टेस्ट रख लेंगे। और संडे, कल जो संडे है, कल इस टाइम पे 9 बजे हम लोग ये कर लेंगे, ठीक है। 10 बजे, अरे लगातार नहीं हो पाएगा, फिर लगातार में मन नहीं होता फिर सही से, है ना। तो कल 9 बजे इसी के आगे करेंगे हम लोग। जो क्वेश्चन बचे हुए हैं कलाकारों के कल खत्म कर लेंगे, फिर परसों महामैराथन लगा लेंगे मुगल काल वाली, ठीक है। और जो कल 9 बजे टेस्ट होना था उसको हम शाम को 7 बजे शिफ्ट कर देंगे, तो शाम को 7 बजे कल आपका टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, और रात को 10 बजे तो डेली टेस्ट होता ही है, वो भी होगा, ठीक है। हाँ, नौकरी करना है तो आपको परिवर्तन करना पड़ेगा, ठीक है। बिना परिवर्तन के नौकरी मिलना मुश्किल है। और ये आपके सामने जीता जागता उदाहरण देखने को मिल रहा है लगातार। नहीं 6 बजे नहीं, शाम को 7 बजे होगा ना। हाँ, अरे पगलू 6 बजे तो होती ही है क्लास, बाकी का टाइम आपका एकदम फिक्स है।
जो यहाँ वहाँ क्लासें हुई है ना, उसका हमने टाइम बताया है कि सुबह 6 बजे तो आपकी होगी ही, फिर 9 बजे आपकी वेस्टर्न आर्ट की होगी, फिर दोपहर 3 बजे रिवीजन होगा, और फिर शाम को 7 बजे आपका टेस्ट होगा कल, ठीक है। और फिर रात को 10 बजे फिर से आपका टेस्ट होगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए, किसी को भी लाओ, किसी को भी लाइए, क्योंकि ये तो पता है कि इसमें तो आपको नहीं मिलने वाली, किसी और में शायद मिल जाए, है ना। चलिए ऑफ करते हैं। चलिए, ऐसा ना हो कि वो देख लें तो हमारा यूट्यूब बंद कर दें। चलिए, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं शाम को। लाता कोई नहीं है, वो आ जाते हैं। कहते हैं ना कि इश्क होता नहीं है, हो जाता है। वही चीज है कि लाता कोई नहीं है, वो आ जाते हैं अपने मन से। बीपीएससी में अलग से टेट, हाँ सीटेट करना पड़ता है, उसमें सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए आपका। अरे कोई नहीं करता है, जो ये कॉम्पिटिटर्स है ना, वो सब फिर ब्रेकअप भी होता है। हाँ, यही ब्रेकअप करना है इस बार, ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, हाँ, वीरेंद्र जी समझ गए।